हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो हमने इसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 1 की है। इसके कुछ टॉपिक और रहते हैं जिसकी वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी जो फसल होती है, क्रॉप मीन फसल, उनको किस तरह से उसका प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे उसको उगाया जाता है खेतों के अंदर, और फिर उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है ताकि वो सभी तक, देश में जितने भी लोग होते हैं उन सभी तक वो कम से कम वेस्टेज में जो है वो पहुंच जाए, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है क्रॉप की। ठीक है, व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी जब एक ही तरह के पौधे, एक जैसे पौधे बहुत बड़े लार्ज एरिया के अंदर उगाए जाते हैं एक ही जगह पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। जैसे जरूरी नहीं होता कि फसल जो है वो सिर्फ अनाज की ही हो। ठीक है, फसल किसी भी चीज की हो सकती है, वो एनिमल्स की भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे एनिमल्स की फसल कैसे हो सकती है? जैसे बी कल्चर है, ठीक है, बी जैसे मधुमक्खी पालन होता है, या फिर जो फिश कल्चर है, मछली पालन, ये सब भी किसके अंदर आते हैं? एक तरह से क्रॉप के अंदर ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है इन चीजों का, एक ही जगह पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है, वो सारी चीजें क्रॉप के अंदर आती है। किसान जो है वो इसके अंदर ये भी चीजें आजकल इंक्लूड करने लगे हैं अपने खेतों के अंदर। मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, इन सब चीजों का वो प्रोडक्शन करते हैं। तो क्रॉप क्या होता है? व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही तरह के पौधे बहुत बड़े लार्ज एरिया में उगाए जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबली, यानी लाभ कमाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं प्रैक्टिसेस पे जो है वो बेस्ड है। ये जो है वो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है फसल बोने के लिए। सेकंड सॉइंग होता है, यानी बीज बोना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर होती है देसी खाद जो होती है, गोबर वगैरह से जो बनती है, और फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे यूरिया वगैरह है, ये फर्टिलाइजर्स है, इनको आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। इरिगेशन यानी सिंचाई और फसलों में पानी लगाना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी जो खरपतवार होती है, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाना, ठीक है, ताकि वो compete ना कर सके न्यूट्रिएंट्स में। और हार्वेस्टिंग यानी कटाई फसलों की, और स्टोरेज यानी उसका भंडारण। ठीक है, भंडारण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अनाज को उगाया और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया विदाउट एनी स्टोरेज, तो वो बारिश में, या जो कीट वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको, उनसे जो है वो खराब हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसकी स्टोरेज, एक प्रॉपर स्टोरेज भी जरूरी होती है। तो इस चैप्टर में यही सारे स्टेप हैं, 7 स्टेप्स हैं ये, और इन्हीं के बारे में ये चैप्टर है। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम जो है वो इरिगेशन तक इसको कंप्लीट करेंगे, सॉरी, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स तक इसको कंप्लीट करेंगे। और जो सेकंड पार्ट आएगा इसका शाम को, उसके अंदर हम इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, एंड एक और टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट, एनिमल हस्बेंड्री, वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ क्रॉप। मेनली इंडिया के अंदर जो है वो दो ही टाइप होते हैं क्रॉप के, एक तो होती है खरीफ और एक होती है रबी। तो पहले हम देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होती है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है
उन्हें हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, यानी खरीफ की फसलें कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। अब हमें पता है कि भारत के अंदर जो मॉनसून आता है, बारिश का जो मौसम होता है, वो क्या होता है, जून से सितंबर के बीच का होता है। तो जून से सितंबर के बीच में जो है वो ये फसलें उगाई जाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। इनको आप याद कर सकते हैं। पैडी क्या होता है, धान होता है, ठीक है। धान की फसल जो होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बारिश के टाइम में क्या होता है, खेतों में पानी जो है वो होता है नॉर्मली, जब मॉनसून का महीना होता है उस टाइम बारिश ज़्यादा होती है अपने इंडिया के अंदर, और धान की फसल के लिए पानी जो है वो खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो है वो अपने फॉर्म को इरिगेट कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा इरिगेट करना है, ऐसा नहीं होता। हमें पानी जो है वो उसके अंदर रखना होता है कुछ टाइम के लिए, जब तक उसके अंदर बुआई नहीं कर दी जाती तब तक। तो ये जो टाइम होता है जून से सितंबर का, ये सबसे बेस्ट होता है पैडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप इमेजेस देख सकते हैं, ये सारे खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन कब आता है अपने इंडिया में, अक्टूबर के आसपास जो है वो सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, और इन्हीं के अंदर जो है वो इसकी बुआई की जाती है। अक्टूबर के अंदर जो है वो बुआई की जाती है रबी क्रॉप्स की, और इनकी कटाई की जाती है यानी हार्वेस्टिंग की जाती है मार्च में, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। व्हीट क्या होता है, गेहूं होता है। अभी हमें सबको पता है, कई बार बच्चे जो है वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है। वो जो है वो इन दोनों का आंसर जो है वो बदल देते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक नॉर्मली हर एक बच्चे को ये पता होता है कि उसके घर में गेहूं कब आता है, नया गेहूं जो है वो कब आता है। हम सभी अपने घरों में नया गेहूं जो लेके आते हैं, व्हीट लेके आते हैं, वो लेके आते हैं अप्रैल के महीने में, ठीक है। अप्रैल या मई में लेके आते हैं हम। तो नॉर्मली इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल में अगर हमारे घर में गेहूं आ रहा है तो उसकी हार्वेस्टिंग जो हुई है वो मार्च या अप्रैल में हुई है, ठीक है। तो इससे हमें याद रहेगा कि जो व्हीट है वो किसकी फसल है, वो रबी की फसल है। और रबी की फसलों की कटाई कब होती है, मार्च और अप्रैल में होती है। इनकी बुआई कब होती है, विंटर में होती है, अक्टूबर के महीने में, ठीक है। तो इससे आप जो है वो इस पे पकड़ बना सकते हो आसानी से कि रबी की क्रॉप्स जो है वो व्हीट है, और व्हीट हमारे घर में कब आता है, अप्रैल के महीने में आता है। और इसका मतलब इसकी कटाई जो है वो मार्च और अप्रैल में हुई है, तभी तो नया गेहूं आया हमारे पास पक्के, है ना। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आगे से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी इन दोनों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये डायग्राम है, ये सारे एग्जाम्पल्स है रबी के क्रॉप्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही होता है कि मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद उसके अंदर बीज जो है वो बोए जाते हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चर का। इन एग्रीकल्चर प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग are the 3 steps of soil preparation. Plugging includes loosening and digging of soil. During plugging, the soil becomes loose and nutrients in deep soil come to the top. Plug, hoe, cultivator are the important tools which help in soil preparation. अब देखिए एग्रीकल्चर में प्लगिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेवलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और मैन्यूरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लगिंग की, प्लगिंग आपने देखी होगी खेतों के अंदर किसान जो है वो हल चलाता है,
पहले जो है वो बैलों के सहायता से हल चलाए जाते थे। अब जो है वो मॉडर्न टेक्निक में और नए नए जो है वो साधन आ गए हैं, जैसे ट्रैक्टर से किया जा सकता है, इससे टाइम की भी बचत होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यूज की जाती है प्लगिंग करने के लिए, ठीक है। जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है, इनसे हम प्लगिंग करते हैं। अब प्लगिंग करना जरूरी क्यों है, ठीक है। मिट्टी जो होती है वो एक फसल उगाने के बाद जब हम उसके अंदर इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन करने के बाद वो मिट्टी जो है वो क्या होती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। अब हार्ड मिट्टी के अंदर अगर हम बीज बोते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फर्स्ट तो यही है कि अगर ऐसा तो है नहीं कि खेत, मान लो अगर हम लार्ज स्केल पे जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एक एक बीज को जो है वो लगाएं खेतों के अंदर, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमें बहुत बड़े लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी फार्मर के लिए कि वो जाके अपने एक एक बीज को अपने हाथ से लगाए और वो आसानी से जर्मिनेट हो जाए। तो पूरा का पूरा जो खेत होता है, जितना भी एरिया होता है, उसको एक साथ पहले प्लग किया जाता है, उसकी मिट्टी को लूज किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर जो है वो सीड ड्रिल की हेल्प से जो है वो बीज को बोया जाता है। अब बीज बोने के बाद अगर वो ज़्यादा डेप्थ में चला गया है तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। अगर वो ऊपर ही रह गया है तो जो बर्ड्स होते हैं वो उसको उठा के ले जाएंगे, ठीक है, आसानी से, क्योंकि उनको दिखाई देगा ना, वो पक्षी वगैरह होते हैं वो उस बीज को उठा के ले जाते हैं, वो जर्मिनेट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए उसको प्रॉपर डेप्थ में जो है वो बोना जरूरी होता है और इसीलिए मिट्टी की प्लगिंग करनी भी जरूरी होती है, क्योंकि अगर मिट्टी जो है वो लूज नहीं होगी तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सेकंड क्या होता है, अगर हम प्लगिंग करते हैं तो मिट्टी जो है वो एरेटेड हो जाती है, यानी उसके अंदर से हवा जो है वो आर पार हो सकती है। ये भी जर्मिनेशन वाले जो बीज होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ये मिट्टी का एरेटेड होना। और एक और चीज़ इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, वो ये होती है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में नीचे चले जाते हैं। तो अगर हम प्लगिंग करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो वापस से टॉप पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डीप जब प्लगिंग करते हैं तो आपने देखा होगा ना कि मिट्टी जो है वो उखड़ जाती है, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है। तो इससे जो है वो रेप्लेनिश होते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं ना, वो अब ऊपर से नीचे, नीचे से जो है वो ऊपर आ जाएंगे और ये फसलों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए जो है वो सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है बीज को बोने से पहले। उसके बाद ये जो है वो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी थोड़ा सा टेक्निकली जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस पार्ट्स को क्या कहते हैं। प्लग जो होता है वो टोटली जो है वो लकड़ी का बना होता है, पुराने टाइम में यूज किया जाता था। अभी भी कुछ विलेज में आपको ये देखने को मिल जाएगा जहाँ बैल के सारे या किसी और ड्राफ्ट एनिमल होते हैं जो उनके सारे जो है वो प्लग को खींचा जाता है। इसमें एक प्लग शाफ्ट होती है जो लकड़ी की बनी हुई होती है और एक जो है वो प्लग शेयर होता है। ये जो एक नीचे की तरफ आप हिस्सा देख रहे हो ये मेटालिक होता है जो मिट्टी को खोदता हुआ चलता है, ठीक है। और हो जो है वो एक तरह से जैसे हम कस्सी होती है, जो नॉर्मली हम जिसको कस्सी बोलते हैं ना, मिट्टी जो है वो खोदने के लिए यूज करते हैं, उस तरह की शेप होती है इसकी। और इसको भी जो है वो किसी एनिमल के सारे, कोई ड्राफ्ट एनिमल होता है उसके सारे इसको खींचा जाता है। इसमें ग्रिप होती है ऊपर का पार्ट जिसको हाथ से जो है वो हम पकड़ सकते हैं और हैंडल होता है ग्रिप के नीचे और बेंट प्लेट होती है जो मिट्टी को खोदने का काम करती है, मेटालिक होती है ये। और बीम होता है जिसको पशु के जो शोल्डर होते हैं उनके ऊपर रखा जाता है, रोड होती है एक। और थर्ड जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये कल्टीवेटर है, इसको जो है वो ट्रैक्टर के सहारे खींचा जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे टाइम की बचत होती है, ठीक है, और कम ही समय में जो है वो हम आसानी से सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
सोइंग, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। जैसे हमने मिट्टी को तैयार कर दिया, मिट्टी के तैयार करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे जमीन के अंदर जहाँ भी हमने प्रिपेयर किया है सॉइल को। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग। सोइंग क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो है वो हम प्लांटिंग करते हैं, यानी पौधे को उगाते हैं। एन एरिया और ऑब्जेक्ट that has had seeds planted in it will be described as a sowed area। कोई भी एक एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया, उसके अंदर बीजों को बोना क्या कहलाता है, सोइंग कहलाता है। उसके बाद देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से जो है वो बीजों को बोया जाता है। लेकिन खेतों के अंदर हम इस तरह से बीजों को नहीं बो सकते, क्योंकि वहाँ हमें लार्ज एरिया में प्रोडक्शन करना होता है, तो वहाँ पे मशीनों की हेल्प से जो है वो सोइंग की जाती है। नेक्स्ट है सिलेक्ट फुल सीड्स। अब बीज जो है वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। बीज मान लो हमें फार्मिंग करनी है और हम जो है वो मार्केट में जाते हैं और हमें जो भी मान लो बीज बेच रहा है, बीज विक्रेता है, उससे हमें क्या कहें कि हमें किस तरह के बीज लेने हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी हो सके। तो बीजों का चुनाव करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स है। सीड शुड हैव ए हाई जर्मिनेटिंग कैपेसिटी। एक तो जो बीज है उनकी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। जर्मिनेटिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो अगर ज़मीन में दबा दिए जाए प्रॉपर डेप्थ के साथ, प्रॉपर केयर के साथ, तो भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, उनसे पौधा जो है वो निकलता ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो हमने जो है वो 100 बीज ज़मीन में दबाए हैं, तो उनमें से कम 10 या 15 बीज ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि उनकी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 90 से 85% हो गई है ना। तो इसी तरह से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जर्मिनेटिंग कैपेसिटी है वो कम से कम अबोव 60% ज़रूर हो, यानी 60% से ज़्यादा जर्मिनेटिंग कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर 60 से कम है तो हम जितने बीज लेके आए हैं उनमें से आधे भी जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, जर्मिनेटिंग पीरियड ऑफ सीड शुड बी शॉर्टर। बीज ऐसे होने चाहिए जो बहुत जल्दी जो है वो क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए, यानी ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे उनको जर्मिनेट होने में। सीड शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से फ्री होनी चाहिए, यानी उनमें बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होनी चाहिए बीजों में, ठीक है। सीड शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट, वो बीमारियां कम से कम असर करे, ऐसे बीज होने चाहिए। दे शुड गिव हाई यील्ड, ऐसे बीज होने चाहिए जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। सोइंग क्वालिटी ऑफ सीड शुड बी हाई, जो सोइंग क्वालिटी है बीजों की उत्पादन क्षमता वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। और जैसे ही हमने बीज को ज़मीन में बोया वो जल्दी से जल्दी जो है वो डेवलप हो जाए और उससे जो है वो जल्दी से जल्दी हमें प्रोडक्शन मिल सके, इस तरह के बीज हमें चूज़ करने होते हैं। एक और भी तरीका होता है जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है कि जब भी आप बीज लेके आते हैं तो बीजों को ज़मीन में दबाने से पहले आप उन बीजों को क्या कीजिए, पानी में भिगो के छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। आप देखोगे कि उनमें से कुछ बीज जो है वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर जो है वो तैरने लगेंगे। जो बीज पानी के अंदर डूब गए हैं वो बीज जो है वो बेस्ट होते हैं क्वालिटी के अंदर, और जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो बीज जो है वो होलो होते हैं, यानी वो अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं करते, ठीक है। इसलिए हमें उन्हीं बीजों का चुनाव करना है जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग सीड होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल टूल। ये दो टूल्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, एक ट्रेडिशनल टूल है और एक मॉडर्न टूल है। ट्रेडिशनल टूल के अंदर जो है वो जो डायग्राम फर्स्ट है जिसमें दो फार्मर जो है वो बैलों की सहायता से बीज बो रहे हैं ज़मीन के अंदर। इसमें क्या होता है, हल जो होता है, जो अभी हमने डायग्राम देखा था उसी तरह की एक जो है वो टेक्निक का यूज किया जाता है, बस हल के साथ जो है वो एक कीप लगी हुई होती है
ठीक है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक कीप लगी हुई है हल के साथ और उसमें किसान जो है वो बीज डालता जाता है और वो आगे की तरफ चलता जाएगा तो बीज जो है वो जमीन में दबते जाएंगे। ठीक है, और हल की सहायता से उसके ऊपर जो है वो मिट्टी आती रहेगी यानी वो मिट्टी में जो है वो दब जाएंगे। तो इसका यूज किया जाता था पुराने टाइम में, इसलिए इसको ट्रेडिशनल टूल कहते हैं। और आप इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ सकते हैं, दी हुई है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी एक जो कमी थी वो ये थी कि इसमें टाइम बहुत लगता है। ठीक है, टाइम की वेस्टेज ज़्यादा होती है। सेकंड जो है वो है सीड ड्रिल। नाउ ए डेज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल जो है वो सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। सीड ड्रिल जो है वो कुछ तरह से कल्टीवेटर जैसी ही होती है। इसके अंदर जो है वो ऊपर से कीप ही होती है, वैसे ही जैसे कि ट्रेडिशनल टूल में दिखाई दे रही है, हल के साथ लगी हुई है। इसमें बीज जो है वो डाला जाता है, लेकिन इसमें एक साथ जो है वो कई सारे बीजों की बुआई हो जाती है। तो इससे टाइम की बचत होती है, फास्ट काम होता है, जल्दी से जो है वो कवर हो जाएगी आपकी सोइंग की जो प्रोसेस है। ठीक है, और दूसरा इसका जो है वो एक यूज ये भी है कि इससे जो है वो प्रॉपर डेप्थ के साथ जो है वो बीजों की बुआई होती है और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ। प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है जब आप सोइंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने मान लीजिए आप मुट्ठी भर के आपने बीजों का छिड़काव कर दिया खेतों के अंदर, तो क्या होगा, हो सकता है 5-7 बीज तो एक ही जगह पे गिर जाए। ठीक है, एक ही पॉइंट पे, और एक बीज जो है वो बहुत ज़्यादा दूर गिरे। तो जो डिस्टेंस होता है दो प्लांट्स के बीच में खेतों के अंदर, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो इक्वल होने का क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एक ही जगह पे 5-7 पौधे उग जाते हैं तो उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा न्यूट्रिएंट्स के लिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी मम्मी ने जो है वो कोई भी एक टेस्टी सा फूड तैयार किया है आपके लिए, कुछ भी लगा लीजिए आप, और आपके फैमिली में आस पड़ोस में आपके जितने भी दोस्त हैं, 7 या 8 दोस्त आप जो है वो आके बैठ जाते हैं टेबल के ऊपर, और आपकी मम्मी जो है वो आपके लिए सिर्फ एक ही कटोरी लेके आती है, कोई भी खाना है और वो आपको बहुत पसंद है। तो एक ही कटोरी में से अगर आप 7-8 दोस्त खाना खाओगे तो सबके हिस्से कितना कितना खाना आएगा, किसी का भी पेट पूरी तरह से नहीं भरेगा, है ना। सेम वही सिस्टम होता है कि अगर एक ही जगह पे 7-8 प्लांट उग जाते हैं एक ही जगह पे बीज डालने से, तो वो उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा न्यूट्रिएंट्स के लिए। जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है वो उन सबको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास एरिया कम है। उन 7-8 पौधों की जड़ें एक ही जगह पे फैल जाएगी। ठीक है, इसलिए उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि हर एक प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट होता है सीड ड्रिल का, कि इसमें जो है वो बीज जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ बोए जाते हैं। नेक्स्ट, the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। अब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स को जो है वो पूरी तरह से बढ़ाया जा सके मिट्टी में। ठीक है, क्योंकि इतनी अगर लार्ज स्केल पे हम फसल उगा रहे हैं तो सीधी सी बात है उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे। तो सिर्फ मिट्टी में इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते कि उनको जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। इसके लिए हमें उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हम कैसे देते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स की हेल्प से देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है फर्टिलाइजर्स के, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। ये जो है वो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स में होते हैं। मैन्योर जो होती है वो देसी खाद होती है जो गोबर, गली सड़ी वस्तुओं से, जो आसानी से डीकम्पोज हो सकते हैं, उन वस्तुओं से तैयार की जाती है। ग्रीन मैन्योर आपने सुना होगा, जो हरे जो पौधे होते हैं या पत्ते होते हैं, वीड्स होती है, उनकी हेल्प से तैयार की जाती है। एक अर्थवर्म की हेल्प से खाद
तैयार की जाती है, मैन्योर खाद की जो मैन्योर होती है वो तैयार की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यह है डिफरेंस फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में 4 पॉइंट्स के डिफरेंस है। फर्टिलाइजर्स इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर्स क्या है, एक मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है, यानी अकार्बनिक एक साल्ट है, और ये मैन मेड होता है, यानी इंसानों द्वारा फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। मैन्योर जो होती है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो अपने आप डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, जैसे मोस्टली जो चीज़ें होती है ना जो डिकम्पोज हो सकती है, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, या गली सड़ी सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के पील्स होते हैं, इसके अलावा जो रोटी वगैरह होती है, या जो और जैसे गोबर वगैरह है, ये चीज़ें होती है, डंग, इन सब को मिला के और एक गड्ढे में दबा देते हैं तो वो अपने आप कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, खाद में। जो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इन चीज़ों को किस में डिकम्पोज कर देते हैं, मैन्योर में डिकम्पोज कर देते हैं, और यही खाद हम यूज कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। ठीक है, तो मैन्योर इस तरह से तैयार की जाती है, नेचुरल सब्सटेंस है एक ये। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं केमिकली, और मैन्योर जो होती है वो फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ मिट्टी की ज़रूरत होती है, और जो गली सड़ी वस्तुएं होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। बाकी सारा काम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप करते हैं नेचुरली। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल के अंदर, जबकि मैन्योर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। फर्टिलाइजर्स में जो है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फेट, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, पोटाशियम। और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में जो है वो न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर्स का एक नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है कि अगर फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यूज किया जाता है तो ये फसलों में फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का कभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम यूज नहीं कर सकते, इससे हमारी फसल जो है वो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय जो है वो जल जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, फसल जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए जो है वो हमें फर्टिलाइजर्स का कभी भी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हाँ फर्टिलाइजर्स का यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना है। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज भी है फर्टिलाइजर्स की। जबकि मैन्योर जो है वो टोटली सेफ होती है, थोड़ा धीरे काम करती है, न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो प्लांट्स को किसी भी तरीके से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये एडवांटेज है मैन्योर की। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स बिकॉज इट। जैसे मैंने आपको कुछ अभी पॉइंट्स बताए थे, वही पॉइंट्स दिए गए हैं कि मैन्योर जो है वो क्यों ज़्यादा बेटर है फर्टिलाइजर से। इट एनहेंसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। एक तो मैन्योर के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अगर हम मिट्टी के अंदर मैन्योर डालेंगे तो मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता, पानी को होल्ड करके रखने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी। एक जो है ये वो मिट्टी को नरम बना देती है, इससे जो है वो आसानी से गैसेज पास हो सकती है मिट्टी में से। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इसके अलावा मैन्योर से जो है वो मैंने आपको अभी बताया था कि मैन्योर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाती है, यानी इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और ये सूक्ष्म जीव जो है वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इसके अलावा जो मैन्योर होती है, खाद जो होती है, वो क्या करती है, मिट्टी के टेक्सचर को भी सुधारती है, यानी इससे जो है वो सॉइल जो है वो बैरन नहीं होगी। ठीक है, भूमि जो है वो उपजाऊ रहेगी हमेशा। जबकि अगर हम कंटिन्यूसली फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं ईयर बाय ईयर, तो कुछ सालों के बाद हो सकता है हमारी भूमि जो है वो खेती करने लायक बचे ही ना। ठीक है, वो जो है वो भूमि जो है वो उपजाऊ जो शक्ति है उसकी वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो आज का जो है वो ये हमारा टॉपिक था फ्रेंड, ये फर्स्ट पार्ट है।
अभी कुछ टॉपिक्स इसके बाकी हैं जो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, जिसकी वीडियो आज शाम तक आपको जो है वो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है, आपने इसको एंजॉय किया है, कुछ सीखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।